स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया है। अब वो बैलेंस शीट, जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, उसके बेसिस पे हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं वेरियस चीज़ों के। कंपनी की सॉल्वेंसी, फिर उसके बाद में स्टॉक ज़्यादा मेंटेन तो नहीं किया है, क्रेडिटर की पोजीशन, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने के लिए ये मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं ये रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। बट ये रेशियोज के क्वेश्चंस कितने हैं? कुछ 20-25 क्वेश्चन होंगे। कितने? 21 क्वेश्चन है। ये सॉल्व करने के लिए आपको रेशियो पता होने ज़रूरी है। रेशियो मतलब फार्मूलाज बाय ऐड करने होंगे। तो पहले तो मैं तुमसे फार्मूला बाय ऐड कराऊंगा और उसके बाद हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है फार्मूलाज को। वन इज बैलेंस शीट रेशियो। अब बैलेंस शीट रेशियो में हमारे पास सबसे पहला मतलब बैलेंस शीट के रेशियो वो फार्मूला से जिसके लिए हमें बैलेंस शीट चाहिए सामने, और उसके बेसिस पे हम ये रेशियो सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला फार्मूला आएगा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या इंडिकेट करता है? पहले तो इसका मैं स्टैंडर्ड रेशियो बता देता हूँ। स्टैंडर्ड रेशियो इसका है 2:1। व्हाट इज 2:1? अगर आपका एसेट 2 रुपया है तो आपकी लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? अगर इससे बियॉन्ड है तो आपका करंट रेशियो प्रॉपर नहीं है। ठीक है। क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। मतलब लायबिलिटी जो है कंपनी की वो पे करने के लिए इनके पास उतने फंड्स है या नहीं है। अब ये फॉर्मूला अगर सॉल्व करना है तो आपके सामने बैलेंस शीट होगी। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें होती है? इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर होगा, आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे, आपका बोरोड फंड होगा, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स होंगे, बिल्स पेएबल होगा, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ये सारे आइटम आपके क्या है? करंट लायबिलिटी। एसेट साइड में क्या होता है? फिक्स एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। करंट एसेट्स में आपके पास स्टॉक, डेटर, कैश, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड, बराबर, ये सारे हो गए आपके करंट एसेट। अब क्या करना है आपने? करंट एसेट्स का टोटल करना है और उसको डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी के टोटल में से। कोई दिक्कत? सेकंड फॉर्मूला आएगा हमारा क्विक रेशियो। इसे और एक नाम क्या बोलते हैं? लिक्विड रेशियो। ठीक है। या तो इसे बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। ज़्यादातर हमें इसे कैसे याद रखना है? लिक्विड रेशियो के नाम से। फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। अब क्या होता है क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटीज? मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। स्टॉक, प्रीपेड, और एक आइटम आ जाता है यहाँ पे एडवांस पेमेंट या एडवांस टैक्स। तो ये हो गए हमारे 3 आइटम नॉन क्विक। ये हो गए नॉन क्विक। मतलब आपके ओवरऑल करंट एसेट्स में से अगर मैं स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस टैक्स निकाल दूं तो जो भी आइटम बचा है वो क्या है? आपका क्विक एसेट्स। और रही बात लायबिलिटी की, करंट लायबिलिटी की, करंट लायबिलिटी में से अगर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट निकाल दूं तो जो बचा है वो क्या हो जाएगा हमारा? समझा? इसका स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1।
1, मतलब अगर आपका क्विक एसेट्स 1 लाख है तो क्विक लायबिलिटी भी कितना होना चाहिए, 1 लाख. इट इंडिकेट्स इमीडिएट सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी. अभी ये सब चीजें ना आपको कमेंट करने के लिए काम आएगा. कमेंट करना, अगर 1 से ज़्यादा है तो इमीडिएट सॉल्वेंसी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उससे कम है तो पे कर पा रहे हैं. थर्ड फॉर्मूला पे चलते हैं. ये मैं बैलेंस शीट के कितने फॉर्मूले दूंगा, 6. फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड इज स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो. फॉर्मूला है स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू 100. अब तो हमें वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, वर्किंग कैपिटल मिलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. तो क्यों ये सॉल्व किया है, हमें ये जानना है कि हमारे वर्किंग कैपिटल में स्टॉक का प्रोपोर्शन कितना है. proportion of stock in working capital. If stock turnover ratio is above 100%, तो पुअर इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब ज़्यादा पैसा इन्होंने फंसा दिया है अपना स्टॉक के अंदर, स्टॉक बनाने में इतना पैसा लगा दिया है कि उनका स्टॉक का प्रोपोर्शन वर्किंग कैपिटल के सामने 100 से ज़्यादा आ रहा है. तो कंपनी का जो स्टॉक का प्रोपोर्शन है, इन्वेंट्री कंट्रोल का प्रोपोर्शन बहुत बुरा है, लेकिन 100 से कम आए तो प्रोपोर्शन अच्छा है. फोर्थ फॉर्मूला, डेब्ट इक्विटी रेशियो. आपने बैलेंस शीट देखा था ना, शेयर सोर्सेस ऑफ फंड, इसमें क्या था, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड बताया था ना बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड. मतलब अभी किसका कंपैरिजन करना है मुझे, डेब्ट, ये हो गया डेब्ट, शेयर होल्डर फंड इज योर इक्विटी. डन. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेब्ट अपॉन प्रोपराइटर फंड. प्रोपराइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड. प्रोपराइटर फंड कैसे मिलता है, प्रोपराइटर फंड इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. इस तरह से आपको प्रोपराइटर फंड मिलता है. फिफ्थ फॉर्मूला है कैपिटल गियरिंग रेशियो. फॉर्मूला शॉर्टकट में याद रखना होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो, FIBS अपॉन FIBS. क्या है फॉर्मूला, FIBS अपॉन FI, मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज अपॉन फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज. अब ये क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर इंटरेस्ट फिक्स्ड या रिटर्न फिक्स्ड पे करना है, मतलब प्रेफरेंस शेयर प्लस बोरोड फंड. और फ्लक्चुएटिंग के लिए इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट. दोनों में क्या फ़र्क है बताओ, यहाँ पे शेयर कैपिटल लिया है और यहाँ पे, तो शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, लेकिन यहाँ पे क्या लिया मैंने, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल. डन. सिक्स्थ है प्रोप्राइटरी रेशियो. इसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड. पता ना कैसे मिलता है प्रोप्राइटर फंड,
पता है कि नहीं पता है? बराबर, प्रोपराइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इंटू 100। अब टोटल एसेट कैसे मिलेगा? टोटल एसेट इज इक्वल्स टू फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। दिखा यहाँ पे बैलेंस शीट, टोटल एसेट कैसे मिलेगा? फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस, मतलब ये साइड का टोटल, बराबर दोनों सेम ही होंगे ना। तो जो आपका टोटल आया है, बस ध्यान देना अगर यहाँ पे फिक्टिशियस आइटम है तो उसे हटा देना, वो मत लेना। तो ये हो गया प्रोपराइटर फंड। ये इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो का जो भी फॉर्मूला सिखाया था, स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1, इसका है स्टैंडर्ड रेशियो 60 to 75% की रेंज में। डन। ये 6 फॉर्मूले हो गए आपके बैलेंस शीट के। डन। पहला क्या था? फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कोई मुझे बता सकता है करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में कितना फर्क है? क्या फर्क है? स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस टैक्स, नॉन क्विक आइटम्स हटा दो तो बाकी का पूरा क्विक है। देखो मुझे पैसे की जरूरत है, डेटर्स को कॉल किया, 5% डिस्काउंट दूंगा, आज के आज पे करो, तो जल्दी मिल जाएगा पैसा, तो ये क्विक हो गया। बराबर। कैश, वो तो मेरे ड्रॉवर में पड़ा पैसा। बिल्स रिसीवेबल, बैंक से जाके डिस्काउंट करा लूंगा, इस वजह से क्विक है। मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, मुझे पैसे की जरूरत है, जबरदस्ती किसी को बेच सकता हूँ क्या स्टॉक? नहीं, इस वजह से ये नॉन क्विक है। प्रीपेड, पहले से भरा हुआ पैसा है, ये सब आपके नॉन क्विक आइटम्स है। डन। बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई बैंक बोलती है भाई तुम आराम से पे करो, जितने दिन लेट पे करोगे उतने दिन का इंटरेस्ट लेंगे, इस वजह से नॉन क्विक है। तो बचा हुआ बाकी सब क्विक है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटी का डिफरेंस पता है? स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, दोनों नाम दे दिए एक ही फॉर्मूला में, दोनों को डिवाइड कर दो, स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू 100। डेप्ट इक्विटी रेशियो, दोनों नाम दे दिए, डेप्ट अपॉन इक्विटी, इक्विटी मतलब प्रोपराइटर फंड। कैपिटल गियरिंग रेशियो को बोलते वक्त यही बोलना, FIBS अपॉन FIBS। जो ऊपर FIBS है वो क्या है, और जो नीचे है वो फ्लक्चुएटिंग। अब ये फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटीज क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, बोरो किया हुआ फंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। फ्लक्चुएटिंग में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। प्रोपराइटरी रेशियो में फॉर्मूला क्या है? प्रोपराइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। क्लियर है? चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो, मतलब इनकम स्टेटमेंट रेशियो। इनकम स्टेटमेंट बनाया था पता है कैसे? सेल्स minus COGS will get gross profit minus operating expenses। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या था? ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस। बराबर, इन तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये माइनस किया तो मिल गया हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिल गया हमें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, फिर वो ऐड लेस छोड़ दो सीधा, या तो चलो ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मिला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस किया टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना याद रखना है। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या फॉर्मूले आएंगे? सबसे पहला आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई भी फॉर्मूला सॉल्व करो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेल से डिवाइड कर दो। क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट इसकी अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स की अमाउंट इंटू 100। सेकेंड पूछेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो तो अपॉन सेल्स इंटू 100, और ऊपर क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो,
तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेना अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। फिर पूछा जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, मुझे सिर्फ स्पेसिफाई किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। क्या आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे स्टेटमेंट में? बराबर। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। मैं सेल्स लिख रहा हूं तो इधर नेट याद रखना वर्ड, बराबर। चलो, अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो, तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की ही अमाउंट लेना अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हाँ, इसमें रहेगा ना फाइनेंस में, तो अलग दिया रहेगा तो अलग, लेकिन हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मिल गया, मतलब इतना याद रखना प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए। क्लियर? फिर फोर्थ आ सकता है आपका फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, दोनों में फर्क क्या है? वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो था, ये ऑपरेटिंग रेशियो है, बराबर। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सीओजीएस दोनों ले लेंगे। क्लियर है? फर्क ध्यान देना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो बोला है तो सिर्फ एक्सपेंसेस लेंगे ऑपरेटिंग, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो बोला है तो सीओजीएस साथ में लेना है। तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। यहाँ का लास्ट फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कितने टाइम बाद नया स्टॉक आएगा, पुराना स्टॉक निकालने में कितना टाइम लग जाएगा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, बस यही एक फॉर्मूला है जहाँ पे अपॉन नेट सेल्स नहीं करेंगे, जहाँ पे 100 से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा हमें? एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। और अगर इन केस आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वही हमारा एवरेज स्टॉक है। कई बार ऐसा होगा आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज कंसीडर कर लेना। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत? ये 5 फॉर्मूले में प्रॉफिट एंड लॉस का क्या क्या फॉर्मूले के नाम फटाफट याद रखो। क्या क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब आपका बैलेंस शीट के रेशियोज मैंने बता दिए, तो उसके लिए हमारे सामने क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट। ये कराया, ठीक है। सामने क्या होना चाहिए हमारे पास? बैलेंस शीट। फिर उसके बाद में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो बता दिए, तो सामने क्या होना चाहिए आपके पास? प्रॉफिट एंड। अब चलते हैं कंबाइंड रेशियो, या तो बोलो कंपोजिट रेशियो। अब ये जो फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूले के लिए हमारे पास दोनों होना चाहिए, बैलेंस शीट भी होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट भी होना चाहिए। इसमें है कुछ 3 4 3 7 8 9 फॉर्मूले कुछ है, ठीक है। तो मैं पहले 3 एक साथ सिखाता हूँ। फर्स्ट, रिटर्न। रिटर्न क्या होता है? प्रॉफिट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर सेकंड फॉर्मूला आएगा रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी रेशियो। उसके बाद आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको सोर्सेस ऑफ फंड सिखाया था बैलेंस शीट का, लायबिलिटी साइड। फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्टिशियस आ जाता है, तो क्या मिलता है? नेटवर्थ। फिर उसके बाद में आता है बोरोड फंड। अब ये नेटवर्थ और बोरोड फंड ऐड कर दूं तो लायबिलिटी का टोटल मिल गया ना, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड ओवरऑल।
ओवरऑल, तो मुझे भी इनिशियल प्रॉफिट चाहिए, इंटरेस्ट टैक्स से पहले जो प्रॉफिट है उससे कंपेयर किया जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। कोई दिक्कत है? क्या पूछा था? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डिवाइड किससे किया? कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न मतलब प्रॉफिट, कौन सा वाला प्रॉफिट? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पे बताओ क्या बोला? रिटर्न बराबर और प्रोप्राइटरी, तो डिवाइड किससे होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा प्रॉफिट? यहाँ पे प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड इंटू 100। कोई दिक्कत है? क्लियर? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फाइनल टैक्स, सब टैक्स वैक्स भरने के बाद ओनर का कितना, ओनर को तो हम लोग टैक्स पे करने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो भी ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन क्या था? अपॉन क्या था? प्रोप्राइटर फंड। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस इस प्रॉफिट में से क्या निकाल दो? प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड निकाल दो, और प्रोप्राइटर फंड में से क्या निकाल दो? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आई होप तुमको ये दो फॉर्मूले के टाइम पे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? क्योंकि लगभग सेम ही है, बस नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट में से क्या निकाला? डिविडेंड, और फंड में से क्या निकाल दिया? प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 4 फॉर्मूले एक साथ सिखाऊंगा, 2 मैं बताऊंगा, 2 तुम खुद बता दोगे। क्लियर है? 4th फॉर्मूला है डेटर टर्नओवर रेशियो, और दूसरा आएगा डेटर कलेक्शन पीरियड। इसे हम क्या और बोल सकते हैं? एवरेज कलेक्शन पीरियड, कुछ भी बोला जाएगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड एक जैसे ही बनेगा। इसके आगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तुम बताओगे मुझे, जब मैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो सिखाऊंगा तो तुमको सोच के मुझे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बताना है और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर को तो हम पे करेंगे ना, और डेटर से पैसा कलेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे खसका देते हैं, ठीक है। अब डेटर 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 कब क्रिएट होता है? नहीं, गलत जवाब। जब क्रेडिट सेल करते हैं तब डेटर क्रिएट होता है। क्रेडिट सेल्स बराबर अपॉन एवरेज डेटर और एवरेज बिल रिसीवेबल। अगर क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या? एवरेज डेटर कैसे मिलेगा? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। सर ओपनिंग डेटर कैसे मिलेगा? अरे आपको 2 साल का डेटा दिया है, 2021 2022, तो 21 का डेटर ओपनिंग, 22 का डेटर क्लोजिंग। और अगर आपको ये ओपनिंग नहीं दिया तो जो डेटर दिया है वही आपका एवरेज डेटर होगा। क्लियर है? इसी फॉर्मूले को जब मैं उल्टा कर दूंगा तो कलेक्शन पीरियड बन जाएगा एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स। मुझे ये पता करना है कि कितने टाइम में मेरा पैसा मिलेगा डेटर्स के पास से। अगर मुझे मंथ में डेटा फाइंड आउट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा,
अगर मुझे वीक्स में डेटा चाहिए तो मैं 52 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर डेज में चाहिए तो 365 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर क्वेश्चन बोलता है साल भर में 360 दिन है तो आप 360 लोगे। क्लियर है? तो भाई मैंने आपको डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर टर्नओवर रेशियो बता दिया। आप मुझे बताओगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। बोलो। उधर लिया था मैंने क्रेडिट सेल, यहाँ पे वेरी गुड क्रेडिट परचेज। ये मत बोल देना डेबिट सेल। डेबिट सेल क्या होता है? और ऊपर मैंने डिवाइड किया था एवरेज डेटर एवरेज बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ एवरेज बिल पेएबल। तो अगर पेमेंट पीरियड ढूंढना है मैंने तो इसी फॉर्मूले को उल्टा करूंगा मैं, एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल पेएबल अपॉन क्रेडिट परचेज। मंथ में चाहिए तो 12, वीक्स में चाहिए तो 52, डेज में चाहिए तो 365। सर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं किया मंथ में चाहिए कि डेज में चाहिए कि वीक्स में चाहिए, तो ढूंढ दो तीनों, तो तीनों से करो ना एक एक करके। तो वैसे ही फॉर्मूला लिख देना, तो एक बार 12 से मल्टीप्लाई करके लिख देना इतने मंथ्स, एक बार 52 से मल्टीप्लाई कर देना, लिख देना इतने 52 वीक्स, और इतना 365 से मल्टीप्लाई करके इतने डेज। डन। तो ये हो गया मोटा मोटा आपका कंपोजिट रेशियो। कितने फॉर्मूले? 7। अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बेसिक चीज आपको बता देता हूं। मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया है, ध्यान दो, आपके पास एक बैलेंस शीट है, उसमें आपके पास इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व है, डिबेंचर है, क्रेडिटर है। मुझे बताओ बोरोड फंड कितने आइटम्स है? बोरोड फंड, अरे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आपके पास बैलेंस शीट है, यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, डिबेंचर, क्रेडिटर। तो मुझे बताओ बोरोड फंड कितने आइटम्स है? एक ही है, डिबेंचर। और करंट लायबिलिटी कितने आइटम्स है? फिर इसके बाद फिक्स एसेट दे दिया है, स्टॉक, डेटर, कैश दे दिया है। ठीक है, ये तीनों क्या है आपके? करंट है। क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए? बैलेंस शीट के रेशियो। बैलेंस शीट के रेशियो कितने फॉर्मूले? चलो फिर पहला करंट रेशियो, फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन, मुझे बताओ करंट एसेट्स का टोटल कितना? अरे बिना कैलकुलेटर के 2, 4, 5, 6 लाख। और करंट लायबिलिटी कितना? चलो डिवाइड करो, 6 लाख अपॉन 3, तो रेशियो लिखते कैसे? 3:1, मतलब 3/1। समझा कि नहीं समझा? चलो सेकंड रेशियो क्या है? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन, मुझे बताओ लायबिलिटी में नॉन क्विक लायबिलिटी कौन सी सिखाई है मैंने? नॉन नहीं, एसेट का बोल रही हो तुम। लायबिलिटी में नॉन क्विक आइटम सिखाया था। वेरी गुड, बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? तो आपकी जो करंट लायबिलिटी है वही आपकी क्विक लायबिलिटी है। ये समझा? करंट एसेट में नॉन क्विक आइटम कुछ है? मैंने आपको नॉन क्विक 3 सिखाए थे। क्या? स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस। ठीक है क्या स्टॉक? तो स्टॉक हटा दो। प्रीपेड है? कहाँ है? नहीं है। एडवांस टैक्स है? नहीं है। तो बचा कितना? 2 ही आइटम, 2 ही क्विक है। तो क्विक एसेट्स कितना टोटल आया? 4 लाख। तो 4 लाख, और जो आपकी करंट लायबिलिटी है वही आपकी क्विक लायबिलिटी है, विच इज 2 लाख। 2:1। थर्ड क्या था? स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। फॉर्मूला क्या था? वर्किंग कैपिटल इंटू 100। स्टॉक कितना है? और वर्किंग कैपिटल ढूंढना बड़ा आसान है। ये रहा आपका करंट एसेट, ये रहा आपका करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, you'll get वर्किंग कैपिटल। तो कितना आया?
इंटू 100, तो ये आया 50%। क्या समझा? फिर उसके बाद में कौन सा रेशियो है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बोरोड फंड अपॉन प्रोपराइटर फंड इंटू 100। बोरोड फंड में हमारे पास क्या है? डिबेंचर। ठीक है, प्रोपराइटर फंड कैसे मिलेगा? शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस, दिया ही नहीं है, ये 100 कौन लिख दिया? ठीक है, तो आपके पास डिबेंचर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कितना है डिबेंचर? तो 1 लाख अपॉन इक्विटी और प्रेफरेंस कितना है? इक्विटी 3 और ये 2, 5, और रिजर्व एंड सरप्लस, 3 लाख, फिक्टिशियस दिया ही नहीं है तो प्लस 3 लाख, तो 1 लाख अपॉन 8 लाख कितना आया? 0.125:1। फिर फोर्थ फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आपको बैलेंस शीट के रिगार्डिंग? कैपिटल गेयरिंग रेशियो। हाँ, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज अपॉन फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी। फिक्स्ड में आता है प्रेफरेंस शेयर प्लस बोरोड फंड, फ्लक्चुएटिंग में आता है इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस, बराबर। तो प्रेफरेंस शेयर प्लस बोरोड फंड, प्रेफरेंस शेयर कितना है? 2 लाख। बोरोड फंड कितना है? 1 लाख। तो 2 लाख प्लस 1 लाख अपॉन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कितना है? 3 लाख। तो इक्विटी शेयर 3 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख है, तो अपॉन 3 लाख, फिक्टिशियस तो है नहीं, माइनस 0, बराबर। तो ये आया 3 लाख अपॉन 6 लाख। ठीक है, और जो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है, नहीं 4 हुए ना, 1 2 3 4, ये 4 है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और लास्ट हमारा 6, प्रोपराइटरी रेशियो। फॉर्मूला है प्रोपराइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोपराइटर फंड हमने किसी न किसी फॉर्मूले में तो ढूंढा ही था, ये रहा प्रोपराइटर फंड, बराबर। ये रहा प्रोपराइटर फंड, ये रहा प्रोपराइटर फंड। कितना है प्रोपराइटर फंड? तो प्रोपराइटर फंड इज 8 लाख। नाउ व्हाट इज टोटल एसेट? टोटल एसेट मतलब फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट, मतलब कि आपका टोटल 11 लाख। तो 8 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11 लाख, 72 पॉइंट। तो मैंने इसका स्टैंडर्ड रेशियो दिया था 60 to 75%, बराबर। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले काम आए, लेकिन एक्चुअली में जो सॉल्व करना है वो इस तरह से नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा ध्यान दो। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज रिगार्डिंग इंदू फिल्म्स ड्रॉ बैलेंस शीट। क्या बनाने बोल रहे हैं ये लोग? ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 2015। बैलेंस शीट बोला है तो लो बैलेंस शीट। तुम लोग अच्छे से बनाना। ठीक है, इन्होंने बोला बैलेंस शीट बनाने, तो हमने बना दिया। अब क्या बोलते हैं? करंट रेशियो सॉल्व करके दिया हुआ है, आंसर आया 2.5, मतलब 2.5:1।
लिक्विड रेशियो सॉल्व करके दिया हुआ है 1.5:1। वर्किंग कैपिटल की अमाउंट दी है 3 लाख। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा फॉर्मूला था सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, बराबर। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सीओजीएस अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे सॉल्व करना। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सॉल्व करके आंसर आया है 6 टाइम्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% दिया है, और एक रेशियो दे दिया है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, सीओजीएस में निकालना। वैसे टर्नओवर रेशियो यहाँ पे देखो क्या आएगा, सीओजीएस अपॉन फिक्स एसेट। क्या रेशियो बोला है, ऐसा कुछ सिखाया नहीं है, तो फॉर्मूला बनेगा कैसे, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो किस पे कैलकुलेट करने बोला है, सीओजीएस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सीओजीएस अपॉन फिक्स एसेट। कितना टाइम्स बोला है, 2 टाइम्स। डेप्ट कलेक्शन पीरियड मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर का ही कलेक्शन होगा ना, कितना बोला है, 2 मंथ्स। फिक्स एसेट टू शेयर होल्डर मतलब नेटवर्थ, नेटवर्थ कैसे मिलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस 15। अब यहाँ पे ये लोग फिक्टिशियस देंगे नहीं जल्दी से, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा नेटवर्थ का, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, डन। फिर रिजर्व एंड सर, अच्छा ये दिया है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिक्स एसेट अपॉन नेटवर्थ। चलो इसका फॉर्मूला बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल, फॉर्मूला क्या बनेगा, अपॉन कैपिटल, समझा। अब मैं देखो सॉल्व कैसे करेंगे, करंट रेशियो, सबसे पहला करंट रेशियो दिया 2.5, मैंने यहाँ पे लिखा पहला फॉर्मूला करंट रेशियो विच इज करंट एसेट्स अपॉन, बराबर, कितना दिया करंट रेशियो 2.5, मतलब ये जो है ना करंट रेशियो, ये सॉल्व करके दिया हुआ है 2.5, जो हमने पिछले सम में ढूंढा था, सॉल्व किया था। करंट रेशियो हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 3, वो इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है 2.5। अब आता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तुम मुझे बताओ क्वेश्चन में देख के कहीं पर भी करंट एसेट्स दिया है, नहीं दिया है। कहीं पर भी करंट लायबिलिटी दिया है, नहीं दिया है। तो ना मेरे पास करंट एसेट है, ना मेरे पास करंट लायबिलिटी है। तो अब ये तुमको जो पता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अमाउंट नहीं है, तो डिनोमिनेटर चले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो डिवाइड हो रहा है ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इस तरफ ही रहेगा, मतलब 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट। इन शॉर्ट करंट एसेट का मतलब है 2.5 करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितना है 2.5 करंट लायबिलिटी। सॉल्व थोड़ी हुआ, लेकिन इन्होंने एक चीज दे दी हमें, क्या, वर्किंग कैपिटल। मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितना है वर्किंग कैपिटल, 3 लाख इज इक्वल्स टू व्हाट इज करंट एसेट। तो मुझे जहां करंट एसेट दिखेगा मैं वहां पे क्या लिखूंगा, मैं करंट एसेट की जगह मैं लिख रहा हूँ 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो मैं सिर्फ एक खींच के एलोबरेट करके बता रहा हूँ, 3 लाख इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस, माइनस करंट लायबिलिटी मतलब माइनस 1 करंट लायबिलिटी। कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है ना। अब मुझे बताओ ये तो 3 लाख है, 2.5 में से 1 गया, कितना बचा, 1.5 करंट लायबिलिटी, बराबर। अब जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो जब मैं 3 लाख को 1.5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। सो माय करंट लायबिलिटी इज, समझा कि नहीं,
एक बार मुझे करंट लायबिलिटी मिल गया तो मुझे करंट एसेट भी मिल जाएगा। इसी इक्वेशन में मैं करंट लायबिलिटी की अमाउंट डाल दूंगा। व्हाट इज करंट एसेट? करंट एसेट इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी। सो 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी की अमाउंट कितनी फाइंड आउट की हमने, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करो, आपको करंट एसेट मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ये बार 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 ऐसे सम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस वजह से 21 सम्स है। क्लियर? तो मुझे बैलेंस शीट बनाना है तो मुझे करंट एसेट मिला। अब यूजुअली करंट एसेट के अंदर क्या क्या होता है पता? स्टॉक, डेटर और कैश होता है। तो मुझे नहीं पता अभी कौन कितना है, लेकिन मुझे इतना पता है करंट एसेट्स का ओवरऑल टोटल कितना आया है। मुझे पूरे क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट बोला नहीं है, तो पूरा करंट लायबिलिटी हुआ। करंट लायबिलिटी कितना है? जो जो मिलते रहेगा वो आपको बैलेंस शीट में फिल करते रहना। डन? तो अभी तक हमने जो टिक किया यही सॉल्व हुआ है। अब क्या है? लिक्विड रेशियो, बराबर। सेकंड सॉल्व करेंगे लिक्विड रेशियो, which is quick asset upon quick liabilities। Now क्या दिया आपने, आपको कितना दिया है? क्विक लिक्विड रेशियो 1.5, मतलब ये 1.5 है, बराबर। क्विक एसेट्स कैसे मिलता है? करंट एसेट में से तीन चीजें निकाल दो, स्टॉक, प्रीपेड और एडवांस पेमेंट, बराबर। प्रीपेड इज एडवांस पेमेंट। और क्विक लायबिलिटी कैसे मिलता है? करंट लायबिलिटी में से क्या माइनस करो? बैंक ओवरड्राफ्ट निकाल दो। डन? अब मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी बैंक ओवरड्राफ्ट बोला था क्या? नहीं। कहीं पर भी एडवांस और प्रीपेड नहीं बोला है, बराबर। स्टॉक तो हो गई। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? 1.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस स्टॉक। करंट एसेट माइनस स्टॉक तो है ना, और अपॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही नहीं। 1.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट ढूंढा है ना, कितना है करंट एसेट? करंट एसेट कितना है और करंट लायबिलिटी कितना है? तो माय करंट एसेट इज 5 लाख माइनस स्टॉक, करंट लायबिलिटी मेरा है 2 लाख, बराबर। जब आपके पास न्यूमरेटर में पूरी अमाउंट ना हो तो डिनोमिनेटर को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर। तो ये आएगा 1.5 इंटू 2 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख माइनस स्टॉक। तो ये 2 लाख को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? 3 लाख। अरे इज इक्वल्स टू 5 लाख माइनस स्टॉक। मैं क्या करता हूँ, अमाउंट एक तरफ कर देता हूँ और नाम एक तरफ कर देता हूँ। ये माइनस स्टॉक जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव स्टॉक हो जाएगा, और ये 5 लाख वैसे का वैसा ही है। और ये 3 लाख जब राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस 3 लाख हो जाएगा। तो मेरा स्टॉक कितना, मतलब फॉर्मूला देखो क्या था और ढूंढा क्या? स्टॉक कितना है? 2 लाख। तो मिल गया ना मुझे स्टॉक। पूरे 5 लाख के करंट एसेट में स्टॉक कितना है? 2 लाख है। ये समझा? मजा आ रहा है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस, धीरे धीरे सॉल्व करके आ जाएगा। 21 सम होते ही तुमको पूरा आ जाएगा। ये 21 सम क्या, 5 सम में हो जाएगा।
चलो अगला क्या बोला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला क्या बोला है, फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने, COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, कितना टाइम्स बोला है, 6 टाइम्स। तो मेरा अगला फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नहीं स्टॉक वर्किंग कैपिटल बोला है ना, नहीं टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, 6 टाइम्स बोला है ना। COGS तो मुझे कहीं पर भी नहीं पता है, लेकिन स्टॉक मैंने ढूंढा अभी अभी, कितना ढूंढा क्लोजिंग स्टॉक, तो अपॉन 2 लाख। क्या करेंगे बताओ, न्यूमरेटर में अमाउंट नहीं है तो डिनोमिनेटर को ले जाओ कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 6 इंटू 2 लाख इज माई COGS, तो माई COGS कम्स टू 12 लाख। अब COGS जाके बैलेंस शीट में मत लिख देना, बैलेंस शीट में नहीं आता है COGS, COGS कहाँ आता है, इनकम स्टेटमेंट में, सेल्स माइनस COGS तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये COGS बैलेंस शीट में मत लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, 20% बोला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 बराबर। अब देखो ये सॉल्व कैसे नहीं हो पाएगा पता, क्योंकि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है 20% बराबर, मैं सिर्फ 20 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, इसके लिए 20 लिखो, या तो 0.20 लिख दो और 100 मत लिखो फिर, तो ऐसा मगजमारी मत करो, जैसा है वैसे लिखो। अब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दी है और ना ही सेल्स की अमाउंट दी है, लेकिन COGS मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, सेल्स माइनस COGS तो मिलेगा प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कितना परसेंट दे रहे हैं, 20%, किसी का कुछ बोला नहीं तो सेल्स का 20%, तो सेल्स 100, दोनों का डिफरेंस, आपके पास इन तीनों में से कौन सी अमाउंट है, COGS है ना आपके पास 12 लाख, तो 12 लाख COGS में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, मैं सेल्स ढूंढ लूंगा, कैसे, 100 इंटू 12 लाख अपॉन 80 इज माई सेल्स, तो माई सेल्स इज, मैं चाहूं तो ग्रॉस प्रॉफिट अभी के अभी यहीं पे निकाल सकता हूं, कितना है तुम बोल दोगे मुझे, कितना है, 3 लाख, लेकिन मैं फॉर्मूला दिया तो फॉर्मूला यूज करना ही होगा, मुझे सेल्स मिल गया है 15 लाख और ये है ग्रॉस प्रॉफिट बराबर। अब न्यूमरेटर में अमाउंट है क्या, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, और ये डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, तो 20 इंटू 15 लाख अपॉन 100 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, इज इक्वल्स टू 3 लाख। अब ना मैं ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस शीट में लिखूंगा, ना मैं COGS लिखूंगा, ना मैं सेल्स लिखूंगा, क्लियर है, ये सब बैलेंस शीट में नहीं आता है। फिर आगे क्या दिया आपको, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, COGS पे कैलकुलेट करने बोला है ना, तो COGS अपॉन फिक्स एसेट बराबर, कितना बोला है, 2 टाइम्स, तो ये 2 है, क्या आपके पास COGS है, तो आपको क्या मिलेगा, अब न्यूमरेटर में है नहीं, न्यूमरेटर में अमाउंट है, डिनोमिनेटर में नहीं है,
तो जब डिनोमिनेटर में नहीं है तो डिनोमिनेटर इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ। तो फिक्स एसेट इज इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो आपका फिक्स एसेट हुआ, क्या फिक्स एसेट बैलेंस शीट में आता है? तो मैं फिक्स एसेट लिख देता हूं बैलेंस शीट में, कितना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फिर क्या बोला है? डेटर कलेक्शन पीरियड, फॉर्मूला सिखाया था ना, डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन, डेट कलेक्शन पीरियड इज डेटर कलेक्शन पीरियड। हाँ, पेज पलटी करो। अभी यहाँ पे बिल रिसेबल कहीं पर भी कुछ नहीं बोला था, तो डेटर अपॉन क्रेडिट सेल बराबर, क्या बोला इन्होंने? 2 मंथ बोला है ना, तो मुझे डेटा कितने में चाहिए? मंथ में चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा। आपका डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है? 2 मंथ। डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है? 2 मंथ। आपके पास डेटर नहीं है, तो जो सेल से कुछ नहीं बोला, तो यही आपका क्रेडिट सेल से कितना? इनटू, अब न्यूमरेटर में अमाउंट नहीं है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला, तो अब जब न्यूमरेटर में अमाउंट नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर देंगे। 2 इंटू 15 लाख डिवाइडेड बाय 12, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ डेटर। तो डेटर कितना आया? 2,50,000। डन, डन। तो डेटर हमने यहाँ पे लिख दिया 2,50,000। मुझे बताओ आपका ओवरऑल करंट एसेट कितना था? 5 लाख में से 2 लाख तो तुम्हारा स्टॉक है, 2,50,000 तुम्हारा डेटर है, तो बचा कितना? तो 50,000 आपका, ठीक है, ठीक है। चलो, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत टाइम है। अब जब ऐसे फॉर्मूले देंगे जहाँ पे हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला सीखा नहीं है, तो पहला वाला न्यूमरेटर है, दूसरा वाला डिनोमिनेटर है। क्लियर है? यहाँ पे फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, 7th वाला फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ। तो फॉर्मूला बन गया फिक्स एसेट अपॉन नेटवर्थ बराबर, कितना बोला है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ? 0.8। तो दिस इज 0.8। क्या आपके पास फिक्स एसेट है क्या? अभी अभी ढूंढा था, 6 लाख। तो क्या मिल जाएगा? नेटवर्थ। तो नेटवर्थ इज इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.8। तो आपका नेटवर्थ है आपका बराबर। नेटवर्थ मतलब क्या? नेटवर्थ मतलब क्या? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस बराबर, ये दोनों की अमाउंट जोड़ के कितना आ रहा है? अब मुझे नहीं पता इस 7,50,000 में इक्विटी कितना और रिजर्व कितना है बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल, मतलब आपका रिजर्व जो है, ध्यान देना, अभी इसको समझो कैसे, ये खास से अलग से। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? किसका? ऐसे याद रखना, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करता हूं। रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल इज इक्वल्स टू, कितना बोला इन्होंने? 0.5। 0.5, इसका मतलब मैं वो अपना हायरार्की जो है वैसे लिखता हूँ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो क्या मिलेगा? इसको फॉर्मूले को जरा ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं? आपका रिजर्व एंड सरप्लस कितना है?
0.5 है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। किसका 0.5? तो कैपिटल 1, कैपिटल 1 जिसका बोला। अगर बोला होता रिजर्व एंड सरप्लस इज 20%, तो मैं इधर 20 लिखता, तो यहाँ कितना लिखता? 100। यहाँ पे 20% लिखता, तो यहाँ पे कितना लिखता? 100। यहाँ पे बोला 0.5, तो दिस इज 1। इन दोनों को जोड़ के कितना बनता है? वो हो गया आपका नेटवर्थ, बराबर। आपके पास शेयर कैपिटल की अमाउंट नहीं थी, रिजर्व की नहीं थी, लेकिन नेटवर्थ की है। आपके पास शेयर कैपिटल नहीं था, रिजर्व नहीं था, बराबर, लेकिन नेटवर्थ है। तो मैं यहाँ पे नेटवर्थ की अमाउंट लिखता हूँ 7,50,000। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या ढूंढूंगा? कैसे ढूंढूंगा मैं? रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल्स टू 7,50,000 इंटू 0.5 अपॉन 1.5। तो माई रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल्स टू 2 लाख। अब मैं चाहूँ तो नेटवर्थ 7.5 लाख है, मुझे मालूम पड़ गया उसमें रिजर्व 2,50,000 है, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, या तो फॉर्मूला वही कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा ही। शेयर कैपिटल कैसे मिलेगा? शेयर कैपिटल मिलेगा 7,50,000। याद है ना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? अब ये इससे मल्टीप्लाई और इससे, बराबर। तो 7,50,000 इंटू 1 अपॉन 1.5। तो बताओ आपका शेयर कैपिटल कितना हुआ? तो अब देखें, बैलेंस शीट टैली भी होनी चाहिए, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए ना। छः 5, ये 9,50,000 है। तो बाकी का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका? बोरोड फंड। कितना? क्योंकि आपके बैलेंस शीट में इतने ही आइटम आएंगे, लायबिलिटी साइड में डिफरेंस पड़ रहा है। आपने तो सारे फॉर्मूले सॉल्व किए, फिर भी डिफरेंस आ रहा है, तो बोरोड फंड। एसेट साइड में अगर डिफरेंस आ जाए तो वो इन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बननी चाहिए।